नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल द हंटेड आर विद राजीव में स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए हमेशा एक ना एक कोई नई कहानी लेकर आते हैं, आज हम आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर के एक कस्बे की है। यह कहानी जो है हमारे एक अनिरुद्ध शर्मा जी है, जो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली के बैंक में वो मैनेजर की जॉब करते थे। उनके जो माता पिता थे वो इस शहर में एक 6 कमरे के मकान में रहते थे। यह मकान वैसे काफ़ी पुराना बनाया हुआ मकान था। उसमें इसके माता पिता कई वर्षों से रहते आ रहे थे। अनिरुद्ध तो अपने बच्चों फैमिली के साथ जॉब करने दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में वह कई वर्षों जॉब करता रहा, मतलब अपने इस घर कम ही आया। अगर आता भी था वो एक दिन के लिए माता पिता से मिलकर वापिस चला जाता था। उसको अपने घर के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। और क्या होता है कि कुछ समय बाद उसके माता पिता का भी देहांत हो जाता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं क्या उनकी मृत्यु भी अकस्मात ही होती है। मतलब माता भी किस दिन पता लगता है कि उनकी भी डेथ हो गई और पिता की भी डेथ हो गई। वो मैं आपको बाकी बताऊंगा कि क्या कारण थे। तो होता ऐसा है कि अनिरुद्ध जो अपने वाइफ, उसकी एक वाइफ होती है मीनाक्षी शर्मा, और उसका एक बच्चा होता है 9 साल का अर्जुन शर्मा। तो ये तीनों सुखी परिवार होता है। वह अपने छुट्टियां काटने गांव आते हैं। तो इस 6 कमरे के मकान में, जो कि एक अब कई सालों से खंडर से रूप ले रहा था, तो वह आते हैं। तो वहाँ पर घर पहुँचते हैं जैसे ही इस हिमाचल के जो छोटे से कस्बे में, वहाँ पे एक उनका पड़ोसी रहता है। मतलब उसी मकान के 7 दूरी पर एक और मकान था। तो उस मकान में वह, उनका नाम भीषम था, भीषम भीषम जी थे, वह रहते थे। तो बीच बीच में जो है वो उस मकान की थोड़ी बहुत देख रेख कर लेते थे। तो वो आता है तो उनसे, जैसे अनिरुद्ध शर्मा अपनी फैमिली के साथ पहुंचता है, देखता है ना कोई उनका किसी ने स्वागत किया ना बात। आता है तो भीषम जी उससे कोई 1 घंटे बाद वहाँ पे जब वो आते मिलते हैं, वो उनसे चाबी पकड़ता है। तो वो बोलता है, "तो बेटा तुम बड़े सालों बाद आए आज।" बोलता, जी क्या करे, ऐसा ही है, मैं परिवार के साथ आया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रहूँगा, इस मकान को भी कुछ सेट करूँगा। तो ये बात सुनकर भीषम अंकल कुछ ऐसे हैरानी से उसको देखने लगे और बोलते, बेटा एक बात सुनो, अब तुम इतने सालों बाद वापस आए हो, थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना। एक तो जो तुम्हारे माता पिता के कहे अनुसार कमरा नंबर 6 है, उसे कभी मत खोलना। उन्होंने उस पर ताला लगाया था और मुझे भी कहा था कि इसे कभी मत खोले। और तुम भी एक बात का विशेष ध्यान रखना और अपनी बीवी और बच्चे को भी बोलना कि इस कमरे में ना जाए, और अगर कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देती है या सुनाई देती है तो उससे हल्के में ना ले। तो इस बात को सुनकर अनिरुद्ध कुछ हैरान सा हो जाता है कि ये अंकल कैसी बातें कर रहे हैं। सोचता है कि भैया वो शहर में रहा इतने सालों से ना अनिरुद्ध, तो सोचता कि पता नहीं अंकल छोटे से, मतलब वो कस्बा था लेकिन वो गांव की तरह था, किसी समय का गांव था वो, लेकिन बाद में समय के अनुसार वो शहर में तब्दील हो गया थोड़ा। तो बोलता है कि पता नहीं कैसी सोच है इनकी, क्या पता, पुराने विचारों वाली बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अजीब सी बातें मन में हंसता हुआ वो अंदर चले जाता है। वो ताला खोलते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं, मकान की हालत ये थी, जर्जर हुआ हुआ था कि खंडर की ओर जा रहा था, मकान बन गया था। जैसे ही वो अंदर जाता है, अनिरुद्ध देखता है दीवालों से सीमेंट में रेता झड़ रहा है, और खिड़की दरवाजे तो इस तरह के हो चुके थे जैसे कि होता ना हड्डियों के ढांचे, मतलब हॉरर सीन बन गया था उस मकान का। चलो कोई बात नहीं, वो आते हैं, अंदर जाते हैं। तो पहले तो उसकी मीनाक्षी भी पत्नी बोलती है, अरे इस मकान की क्या हालत है। बोलता कोई बात नहीं, करेंगे इसके बारे में, इसका अच्छा रिपेयर करेंगे, अभी तो हमें कुछ समय बिताना है यहाँ, इसका देखना पड़ेगा क्या है माहौल। तो बोलती ठीक है। तो बोलता है, जब कुछ सब कुछ इतना वार्निंग भी दी अंकल ने, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे साफ सफाई करके रहने का प्लान बना देते हैं। तो एक दिन 2 दिन गुजरता है सफाई में उनका, जैसे तैसे। तो उनका बच्चा जो बड़ा शरारती होता है, वो इधर उछल कूद दौड़ता भागता। तो एक दिन क्या होता है कि तीसरा दिन जब होता है, साफ सफाई करते करते वो तीनों सो रहे होते हैं रात के समय। मीनाक्षी जो अनिरुद्ध की पत्नी थी वो सोई हुई है। सोई हुई है तो रात के समय क्या होता है, जैसे 12-1 बजे का समय होता है, उसे कुछ अजीब अजीब से पहले तो डरावने डरावने सपने आने लगते हैं, उसे दबाव सा महसूस होता है। तो जैसे होता है कि गहरी नींद भी है,
और दबाव पड़ रहा है, नींद खुलने भी जा रही है लेकिन खुल नहीं रही है। तो थोड़ी देर बाद उसे क्या महसूस होता है, उससे कोई टाँग से खींच रहा है। और उसे जब भी ज़्यादा ही लग रहा है कि उसे कोई खींच रहा है, टाँग से खींच रहा है, वो एकदम उठ जाती है नींद से। उठती है और बेड पे उठकर बेड से उतर के नीचे खड़ा हो जाती है। तो उनके बेड के सामने जो शीशा होता है, और रात को हल्की-सी मध्यम सी रोशनी होती है, जैसे बाहर की लाइटें अंदर को आ रही होती है, और यूँ शीशे में ऐसे उठती है और जैसे ही नींद से थोड़ा एकदम डर के कि क्या हुआ, इधर-उधर देखती है कि क्या चीज़ है। तो द उसकी जो है ना नज़र अपने ही चेहरे पे सामने के शीशे में पड़ती है। अपनी शक्ल को यूँ देखती है वो पहले, अचानक ही जैसे उसकी नज़र यूँ करती है और यूँ दोबारा शीशे की ओर देखती है, तो उसे क्या नज़र आता है, उसके बिल्कुल पीछे एक औरत, लाल साड़ी का पल्लू और उसका चेहरा जला हुआ, और उसके साथ उसको क्या नज़र आता है, उसकी आँख एक बाहर निकली हुई है, और उसके मांस के लोथड़े लटक रहे हैं ये चेहरे पे, और इतनी भयानक जली हुई सी शक्ल, और एकदम वो देख के ना सोचती है क्या है ये, और एकदम चीख पड़ती है, अनिरुद्ध अनिरुद्ध ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। वो एकदम लाइट जलाता है अनिरुद्ध और उठता है कि क्या हुआ क्या हुआ। बोलती यहाँ कुछ ना, बोलती मुझे पहले ऐसा हुआ, मेरी टांग किसी ने खींची, मैं उठी तो मुझे शीशे में पीछे ऐसे दिखा अपने कि कोई भयानक सी जली हुई शक्ल वाली औरत थी। बोलती यार क्या तुम थक गई हो लगता है, और तुम्हें कोई सपना आ गया होगा बुरा, तुम कुछ नहीं है ऐसा, सो जाओ, तुम्हें भ्रम हो रहा है कुछ ऐसा, कुछ नहीं, डर गई हो तुम। तो वो बोलती नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, कुछ तो हुआ है या कुछ दबाव ऐसा कुछ तो है गड़बड़। बोलती कुछ नहीं, सो जाओ। उसके वो उसका थोड़ा सा उसको आश्वासन देता है और उसको बोलता है। तो क्या होता है, वो अर्जुन उसके दूसरे कमरे में सुलाया होता है, क्योंकि उसको बच्चे को शुरू शुरू में अलग कमरे की आदत डाली होती है। तो 6 कमरों का मकान था, उसमें से 5 यूज़ कर रहे थे वो, एक किचन था, बाथरूम अलग था। अच्छा उस रात वो सो के सुबह उठते हैं जैसे ही, तो वो थोड़ी-सी मीनाक्षी परेशान जैसी थी। वो बोलता है सुबह उठ के घबराओ मत, छोटी-मोटी बातें हो जाती है। तो अगले दिन जैसे ही सुबह उठते हैं वो अनिरुद्ध बाज़ार को चले जाता है, बोलता मैं सामान-सुमून लेके आता हूँ कुछ। तो वो जो मीनाक्षी थी वो भी काम में लग जाती है इधर-उधर सफाई में। तो वो जो बच्चा होता है अर्जुन, 9 साल का बच्चा, वो शरारती सा होता है। वो सारे मकान में दौड़ रहा है इधर-उधर। तो वो जैसे ना ढूँढते-ढूँढते मकान में निचली मंजिल में तहखाना सा, उसमें अंदर चले जाता है वो। अंदर जाता है तो अंदर वो टटोलता हुआ सामान देखता-दुखता, उससे बच्चे को क्या वो दिखता है, एक उसमें क्या बोलते हैं रैक जैसे के बीच में ना पीछे को यूँ बोलते हैं, बोरी के पीछे को छुपाया हुआ था कुछ बक्सा सा, पेटी सी। लोहे की पेटी सी, बक्सी सी, टीन का जैसा पेटी होते हैं, वो ले आता है उसे उठा के, बाहर को निकालता है, खोलता है, देखता है उसमें कुछ खिलौने, जैसे होता है ना बच्चे के खिलौने होते हैं बिल्कुल, छोटे-छोटे बच्चों के लिए खिलौने, और एक की डायरी मिलती है उसे उसमें। वो उस खिलौनों को भी चखता है और डायरी को भी, और वो आ जाता है अपने कमरे में लेके। उस कमरे में आराम से उसके साथ वो खेल रहा है। अच्छा उसकी माँ को नहीं पता, काफ़ी देर उसको ढूँढती है, कहाँ है? कहाँ गया वो, क्या है? और वो क्या बोलते हैं, आवाज़ें दे रही है, नहीं सुन रहा वो। थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, उसके अर्जुन के कमरे में जाती है। अर्जुन को बाहर से देखती है, और दरवाजे से अंदर ना अर्जुन बैठा है। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन उन खिलौनों से खेल रहा है और ना सामने बात कर रहा है, जैसे किसी से खेलते हुए बातचीत कर रहा है। सुन, सुन, ये ले ना, ये तू ये कर, और वो ऐसे कर रहा है बातें जैसे कोई किसी बच्चे के साथ वो खेल रहा है। वो ये देख के हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो बोलती है अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? किससे बात कर रहे हो? तो वो अर्जुन कुछ भी नहीं बोलता। वो अंदर जाती है, बोलती है सुनो क्या कर रहे हो तुम? बोलता है मम्मी मम्मी मैं खेल रहा हूँ। बोलती है मेरा दोस्त है। बोलती कौन दोस्त है? अभी यहाँ था। बोलती वो चले गया। बोलते मम्मा आप आए। बोलती बेटा क्या बोल रहे हो तुम? क्या अजीब सी बातें कर रहे हो? अच्छा यही होना था? बोलती चलो चलो उठो, और उसको बाजू से खींचती हो। वो अड़ जाता है, बोलता नहीं मैंने नहीं जाना। और ना वो अचानक उसके अंदर ऐसा कुछ बदलाव सा रहता है, जैसे कि होता नहीं जिद्दी बच्चा, बल्कि इतना जिद्दी नहीं था वो बच्चा। एकदम बोलता मैंने नहीं जाना, और बोलता मैंने नहीं जाना नहीं जाना, अड़ जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे अड़ जाता है उसकी आवाज में ना कुछ बदलाव सा आता है एकदम, जैसे बच्चे की आवाज एकदम मोटी आवाज होकर कुछ गहरा गला, और औरत की गले में आवाज में बोलता तुम्हें जाना है तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। और बोलता तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ शकुंतला है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे इसके साथ खेलना है यहाँ पे। अरे बोलती क्या हो गया बेटा तुम्हें, चलो चलो उठो जबरदस्ती। और ना डर जाती है उसको, क्या अजीब हरकत है। और वो बच्चा उससे हाथ छीनता है और ना दीवार पर लिखने लग जाता है ये करके, ये करके। उस पर क्या लिखता है दीवार पे, शकुंतला मेरी माँ है,
और लिखता है मीनाक्षी मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा जो मेरी माँ शकुंतला है, ऐसा ऐसा लिखने लग जाता है दीवार पे। और वो इस बात को सुन के परेशान, ये क्या क्या लिख रही है, लिख रहा है भी बच्चा, ये क्या हो गया ऐसे। और उसको वो पकड़ के जबरदस्ती बोलती बेटा सुनो, चलो चलो, उसको बोलती चलो चलो, उसे ले जा दूसरे कमरे में ले जाती है और उसको वो भभूत लगाती है, जो उसके पास हवन की भभूत होती है, और उस बच्चे को वो होती, सो जा बेटा सो जा, शांत करके उसको सुला देती है। और वो डर जाती है कि ये क्या हुआ। अच्छा शाम को क्या होता है, अनिरुद्ध आता है, बोलती है अनिरुद्ध को भाई यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, ये अर्जुन तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था और ऐसे ऐसे किया। अर्जुन सोच के पहले, अनिरुद्ध सोच के परेशान हो गया, अनिरुद्ध सोच के एकदम परेशान, ये क्या बोल रही है, क्या ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या किया, ऐसा हो सकता है, पहले तो वो सोचने लगा। बोलती मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा ऐसा किया और इसने दीवार पे ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया। और बोलता यार ये हो सकता है, बोलती हो नहीं सकता, हुआ है। अच्छा वो रात जैसे तैसे वो सो जाते, काट लेते हैं। अगले दिन क्या होता है, वो सुबह उठते हैं, इस बात को सुन के अनिरुद्ध दौड़ के सुबह क्या करता है, उस बच्चे के कमरे में जाता है और उस कमरे को, उसके कमरे को पूरा खंगालता है कि क्या है, क्या चक्कर है, क्या है इसके पास, क्या क्या सामान है। तो जब वो देखता है वहां पे ना कि इस बच्चे के पास तो कुछ खिलौने हैं नए नए, ये तो खिलौने हमने इसे दिए नहीं थे लेके, उसको वो चखता है वहां से खिलौनों को, और वो उसकी वो खिलौनों के नीचे उसको ना वही दबी डायरी मिलती है, देखता है डायरी, डायरी को देख के वो अनिरुद्ध एकदम हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस डायरी को वो पहचान जाता है, वो डायरी उसके माँ बाप की डायरी थी। और उसे याद आता है कि ये डायरी तो मेरे माता पिता की डायरी थी, इस पे वो कुछ कुछ लिखा करते थे कभी। तो वो उस डायरी को एक घड़ी बैठकर वहाँ पे खोलता है और पढ़ने लगता है। और जैसे ही उसको वो पढ़ने लगता है और देखता है उसमें पढ़ता है, देखो जी क्या उसमें लिखा होता है। पहले तो देखता है कि उसके माता पिता ने उसमें पूरा लिखा है कहानी। उसमें वो क्या स्टोरी पढ़ता है कि उसके माता पिता ने उसमें जैसे कि कुछ लेख लिखे हैं, पूरा पश्चाताप करते हैं। उसमें लिखा होता है कि यह 2001 की बात है। 2001 में उनके पास एक नौकरानी आती है जिसका नाम शकुंतला होता है। मतलब इस बात को उस डायरी पे पश्चाताप करके लिखा होता है उसके माँ बाप ने, कि एक औरत उनके पास आती है जिसका नाम शकुंतला होता है, और वो नौकरी मांगने के लिए आती है, और वो उसे नौकरी पर रख देते हैं। और उनके पास ऑलरेडी एक नौकर भी होता है जिसका नाम गंगाधर था। तो गंगाधर वहाँ ऑलरेडी एक काम करता होता था, और शकुंतला को और रख लेते कि चलो भाई दो लोग होंगे, अच्छे से काम करेंगे, खाना पकाएगी, कई बातें होती है घर में, निपट जाएगा हमारा। तो वो उसे रख लेते हैं। तो वो जैसे होता है कि खाना बनाना बढ़िया चल रही थी उसकी ज़िंदगी। और शकुंतला जो देखने में भी खूबसूरत थी, मतलब 25-26 साल की, और वो जो एक लड़की ही कहेंगे उस समय उसे, तो वो थी। तो वो क्या होता है, जैसे वो कई दिन वहाँ पे साल, मतलब 1-2 साल बीत जाते, 3 साल बीत जाते काम करते उसको उनके पास। एक दिन क्या होता है, उन्हें गंगाधर क्या बताता है आकर कि माताजी माताजी, ये जो शकुंतला है ये रात को 12 बजे कहीं निकलती है जंगल की ओर, और सुबह 4-5 बजे आती है। तो वो जो डायरी में लिखा था उसी तरह मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ रहा है। कौन? अनिरुद्ध। उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या ये जंगल जाती है? बोलते हाँ जी। और बोलते सुबह आती है, तो और एक पोटली सी होती है इसके हाथ में, बोलती लाल रंग की कुछ अजीब सी, उसमें कुछ ले जाती है सामान। तो वो बोलता है गंगाधर, माता जी मुझे डाउट है कि ये कुछ काली विद्या करती है, मुझे तो लगता है ये कुछ तो है, इस गड़बड़ है। तो वो उसको पहले 1-2 दिन रहने देते हैं, देखते हैं कि क्या बात है। वो भी उसको उस बात को परखते हैं, देखते हैं रात को जा रही है। उसकी वो जो मालकिन थी माता जी, देखती सच्ची में रात के टाइम जाती है। तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो जो नौकरानी होती है, वो नौकरानी उस माँ के पास आती है, और माँ उसको नोटिस करती है कि उस नौकरानी का, शकुंतला का पेट बढ़ रहा है। उसको वो पूछती है ये क्या अभी? बोलती माता जी तू प्रेग्नेंट है? बोलती माता जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। और वो हैरान उस बात को सुन के। अच्छा वो उस दिन इस बात को तो चलो छोड़ो, उसने पहले इस बात को पूछा नहीं ज्यादा। उसने ये कहा तू ये बता, तू पहले तो रात को कहाँ जाती है, रात को 12 बजे, और तू सुबह आती है पोटली लेके, तू कुछ तंत्र विद्या करती है ना, ऐसा वैसा?
क्योंकि उसने उसके घर में भी ऐसा सामान पाया जहाँ वो रहती थी कमरे में। बोलती नहीं माँ जी, मैं नहीं ऐसा कुछ करती हो सो। बोलती वो मतलब उसको डांटने लग जाती हो करती, तेरे ये पेट में नाजायज बच्चा किसका है, ये है वो है, वो बोलने लगती। तो शकुंतला को भी गुस्सा आ जाता है। बोलती ये नाजायज औलाद अगर मैं बता दूंगी ना किसकी है तो तुम परेशान हो जाओगी। बोलती फालतू बकवास ना कर, मेरे साथ बहस करती है। बोलती बहस नहीं करती, मैं सच बोल रही हूँ। और क्या होता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है शकुंतला को। बोलती ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये तुम्हारे पति का बच्चा है, यानी कि उस बूढ़े अंकल का, अनिरुद्ध के पिता का बच्चा। इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उसके साथ जो कि उस अंकल जो उसके पिता थे, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह नाम था उनका। बोलते ये उनका बच्चा है, मालूम है तुम्हें। और वो बोलती लो जी, वो परेशान बूढ़ी माता जी, ये क्या बोला इसने। अच्छा, इस बात को माता जी शांत बिल्कुल। बोलती तू चुप कर, फालतू बकवास ना कर। वो ज्यादा ना कुछ बोलते। बोलती अगर तुमने ज्यादा बोला ना ये भी मत भूलो, अगर तुम मुझे तांत्रिक कह रही हो तो ये भी मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसी ऐसी विद्याएं जानती हूँ कि तुम अगर मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हारा घर का भी सर्वनाश कर दूंगी। वो बोलती तू डायन है वो है। बोलती हाँ मैं डायन हूँ। बोलती अगर तुम मुझे डायन कहती हो ना तो मैं डायन ही सही, ये सोच लेना। बोलती अच्छा, वो दिन रात को वो मतलब होता है जैसे अब बूढ़ा बूढ़ी आपस में लड़ाई उनकी, मोटी तुमने ऐसा किया इस उम्र में, बेइज्जती वाली बात। अच्छा, ये सारी जो है माताजी डायरी में लिखती रहती थी बातें। तो आखिर में उनने पश्चाताप करके भी लिखा जब उनने ऐसा था, कहीं कुछ बीता। जब आगे सुनो आप देखो तो क्या होता है, वापस में होती है उनकी बहस। वो चले जाते उसके पास, बोलते देख बात सुन, ये बेइज्जती वाली बात है, बता इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा पीछा छोड़ दे, जो तू बोले तेरे को पैसा देंगे। बोलती मैं ऐसा थोड़ी है, इन्होंने मुझे क्या क्या ख्वाब दिखाए, क्या क्या बोला। बोलती तेरे को शर्म नहीं आई। बोलती इतनी जवान हो के इतने बुजुर्ग आदमी के साथ मुझे नहीं बोलती मालूम कुछ भी। अब चाहे शकुंतला के मन में प्रॉपर्टी का भी लालच था या कुछ था, इसलिए शकुंतला ने भी कुछ मन और ही बना दिया था। शकुंतला अड़ गई। अच्छा, उन्होंने ना ज्यादा जोर लगाते हुए दोनों बुढ़िया और बूढ़े ने अपने कमरे में आए, अनिरुद्ध के माता पिता। उन्होंने एक प्लान बनाया गुपचुप। उस नौकर को गंगाधर को भी बुलाया। बोलते गंगाधर एक काम करना है। उन्होंने इतना खतरनाक प्लान बनाते हैं कि इस शकुंतला को खत्म कर देंगे। क्या होता है, एक रात जब वो उसी तंत्र क्रिया के लिए रात को निकलती है और सुबह के समय वो आती है वापस, तो वो पूरा प्लान बना देते हैं। आती है, आते ही वो पूजा करके जो है अपना जो थोड़ा जल ग्रहण करती या कुछ वो खाती पीती थी, क्योंकि खाली पेट जाती होगी रात को वहाँ कुछ करने। तो वो उसके जो जो खाने पीने का सामान था गंगाधर को प्लान से उसके खाने में कुछ मिलवा देती है, बेहोशी की दवा। तो जैसे आती हो सुबह 4-5 बजे, और वो उस रात सोते नहीं है, बुढ़ा बुढ़ी और गंगाधर नौकर वो उठे रहते हैं। पूरा डायरी में ब्यौरा था ये लिख के रखा हुआ। वो जाते हैं और देखते हैं कि वो आई शकुंतला, उसने खाया और वो जैसे होता है कि बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। उस बेहोशी हालत में उनने क्या कर्म किया, उसी कमरे में उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दी, मतलब खत्म कर दी हो। जैसे होता तड़प रही है, तड़प जलने के बाद भी मर ही नहीं है, फिर क्या करते डंडों से मार देते उसको। फिर मारने के बाद जब वो डेड हो जाती है ना, उसकी आत्मा कोई नहीं कि कोई उसका कर्म करते या कुछ ऐसा बोलते, गुप्त तरीके से उसको वो अलग अलग उसके लाश के टुकड़े कर करके उसको अलग अलग जगह दफना देते हैं। और जो उसका प्रिय सामान था, बहुत ही उसका करीबी सामान था, उस शकुंतला ने जो है अपने, होता है ना नवजात बच्चा जो आने वाला बच्चा, उसके लिए छोटे मोटे खिलौने रखे हुए थे, कुछ उसके कपड़े। अच्छा, उसकी तंत्र क्रियाएं की कुछ जो तंत्र वंत्र करती थी उसकी जो सामग्री थी वो उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा कर एक जगह रख दिया उन्हें, वहां अलमारी में डाल के, वही कमरा नंबर 6 में। अब कमरा नंबर जो 6 था, वो कमरा नंबर 6 वही कमरा था जहां पे शकुंतला रहती थी, जहां शकुंतला को मारा गया और जलाया गया। और देखो वहां पे जब शकुंतला मरी होगी, जली होगी, कैसे दीवालों में उसने हाथ पांव मारे होंगे, निशान कैसे कैसे लगे होंगे। अच्छा, वो हो गया, उन्होंने उसको जैसे तैसे खत्म कर दिया, सबूत तक नहीं दिया गंगाधर समेत। कुछ दिन बीतते हैं, बोलने को उन्होंने बोल दिया जी वो तो पता नहीं जी कहाँ भागी नौकरानी, हमने तो बड़ा तलाश किया। बोलने को ऐसा बोला कि हमें तो मालूम नहीं, मतलब मैंने बताया ना कस्बा था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ कुछ ही मकान थे, घर थे आरे वाले और दूरी दूरी पर, तो उस चीज का ज्यादा पता नहीं लगा।
तो उन्होंने क्या किया उसको कुछ समय बाद कि बुड्ढा बुड्ढी ने सोचा अब तो सब ठीक है, कोई सबूत नहीं है, और वो बच्चा भी उसके कोख में ही मर गया। वो बड़े खुश हो गए जी। चलो जी, कुछ दिन बाद क्या मोड़ आता है, वो जो गंगाधर नौकर था उसके साथ होने लगती है हरकतें। कैसी? रात को खाना खाने के बाद किचन में उसे शकुंतला दिखने लग गई, कभी उसके कमरे में, कभी उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ आके रात को बैठ गई है, उसके साथ वो शकुंतला सोई हुई है। मतलब उसका उसने जीना दूभर कर दिया। उसने आके बता दिया मालकिन, वो अपने मालिक को बोल दे जी यहाँ तो मुझे वो दिखने लग गई चारों चार, और उसका जला हुआ चेहरा, और ऐसे मैं तो पागल हो गया। मैं तो ये बोलते यार नौकरी छोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, मैं नहीं जी सकता है, बोलती यहाँ नहीं रह सकता, या कुछ करो, ये तो मैं बोलती है मैं मार दूंगी। मतलब सपनों में आके सामने भी एक दो बार बोलती है ऐसा नहीं, ऐसा बोल दिया मुझे कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। अभी तक बुड्ढा बुड्ढी को कोई लक्षण नहीं नजर आए थे। अच्छा, क्या होता है, एक दो दिन बीतते हैं, वो बोलते हैं ठीक है नौकर को, गंगाधर को हम करते हैं कुछ। पहले तो बोलते हो ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, उसको गंगाधर को बोलते हैं कर देंगे कुछ इसका इंतजाम। 2 दिन बाद क्या होता है, बुड्ढा बुड्ढी जैसे होता है कुछ कहीं बाजार बुजुर्ग जाके घूम के शाम को वापस आते हैं, तो शाम को क्या देखते हैं जी, गंगाधर किचन में डेड बॉडी। डेड किस तरह डेड? मतलब उसको मतलब डेड पड़ा हुआ, लेकिन उसको कैसा लग रहा है जैसे गर्दन उसकी होता ना, बोले मार दिया, ऐसे तोड़ दिया, इधर की इधर पहुंची हुई गर्दन बैक साइड। मतलब एक होता है कि कहीं थोड़ी बूढ़ी होती है, बिल्कुल गर्दन इधर की बैक साइड को गर्दन पूरी मोड़ के तोड़ दी हुई जैसे, और वो डेड पड़ा हुआ है वहां, ना शरीर पे कोई चोट के निशान। बस जब वो नजारा उन्होंने देखा, माता पिता ने उसके, अनिरुद्ध के, बुड्ढा बुड्ढी परेशान। अच्छा, उन्होंने जैसे तैसे पुलिस बुलाई, जो किया, उसका अंतिम संस्कार किया उसको वहां से करके, तो पता ही नहीं मिला, कोई सबूत ही नहीं मिला कैसे बना। तो इन्वेस्टिगेशन तो होती है, हुई इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ, कोई पता नहीं लगा। तो ना बुड्ढा बुड्ढी कुछ बोल पाए। फिर होने लगती है जी वो हरकतें बुड्ढा बुड्ढी के साथ। बुड्ढा बुड्ढी का जीना हराम। उन्होंने कहा कि मतलब उसको पूर्ण को पूरी वार्निंग देती थी कि मैं तुझे खा जाऊंगी, तुम्हें मार दूंगी, और यहाँ पर तेरे परिवार को भी बाद में आने के बाद मैं खत्म कर दूंगी। वो शरेआम उन्हें दिखने लगी और बोलती तुमने मेरी कोख जलाई, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और जी जैसे ये बीता, और बुड्ढा बुड्ढी ने क्या किया, एक तांत्रिक बाबा को बुलाया घर में। तांत्रिक बाबा को बुलाते ही उन्हें उसी 6 नंबर छठा कमरे में पूरा तंत्र विद्या के साथ उसको वहां पे कील दिया। उसने क्या किया, तांत्रिक बाबा ने एक पोटली बना के उसके सारे सामान की उस 6 कमरे नंबर में अलमारी में बंद करके कील दी। बोला इसको नहीं खोलना, और इस कमरे को भी मत खोलना। और एक दिया संदूक अलग से, उसमें उन्होंने क्या किया, वो जो उसका बच्चे का होता ना सामान, जो भी सब कुछ था, वो सब डाल के उस संदूक में वो भेज दिया उधर को कि इसको रख दो अलग जगह। उन्हें तय खाने में डाल दिया जो उन्हें मिला बाद में बच्चे को। और डायरी भी बाद में उसी में मिली, क्योंकि वो उन्हीं ने रखी होनी जब उनके साथ बीतने लगी वो हरकतें। अच्छा, वो हो गया उनके साथ, कुछ शांत हो गया। पर बाद में जो रहस्यमय बात हुई कि अनिरुद्ध ने जो डायरी में पढ़ रहा, देखो ये सब अनिरुद्ध ने जब डायरी में ये लास्ट में कुछ ये लाइनें पढ़ी कि जब वो था, वो सब हुआ था कि इस चीज का वो पश्चाताप भी कर रहे हैं, ये सब हमारे साथ बीतता है। अच्छा, ये हो गई डायरी तक की बातें। उसके माँ बाप की बात बताता हूँ, वो कैसे मरे। देखो, बूढ़ी आंटी जो थी वो मरी अलमारी के नीचे दब के। अंकल सुबह को ऐसे डेड मिला, तो आया बेटा, जब जब उसको पता लगा ऐसा, वो अंतिम संस्कार करके चले गया। फिर भी देखो, जैसे पहले बुड्ढी मरी तो बुड्ढे ने नहीं बताया बेटे को कि ऐसा भी है। बुड्ढा, क्योंकि बुड्ढे के कर्म बुरे थे, उस बुड्ढे ने भी, बुड्ढा भी मरा मिला, खत्म। फिर उसके बाद ताले लग गए थे। और ये सब पढ़ के जैसे अनिरुद्ध समाप्त होता है, अनिरुद्ध को क्या होता है, गुस्सा आता है। अनिरुद्ध किताब को बंद करके वहीं छोड़ता है, अपने परिवार की रक्षा के चलते, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे माँ बाप ने, पहले तो बड़ा दुखी हुआ कि इतने बुरे कर्म किए। वो दौड़ के जाता है वहां से, पहले तो उस संदूक को कटता है वो तहखाने से। संदूक को भी 6 कमरे में लाता है, कमरा नंबर 6 में, और संदूक को वहां रख के जो अलमारी थी, अलमारी से वो पोटड़ी भी कटता है उसकी। जोश जोश में जो अनिरुद्ध भी देखो क्या गलती कर जाता है। उसको उसमें लिखा था कि इस चीज को, बल्कि लिखा था डायरी में कि इस चीज को हमने कर दिया है, बंद कर दिया है, कील दिया है, इसे छेड़ना मत। हो सकता है इसको किसी और तरीके से भी बंदे खत्म करना चाहे, पर अब ये शांत है, इसे मत छेड़ना। अनिरुद्ध ने कि भी चलो भाई
देखता हूँ क्या क्या गुस्से में, मैं इसको जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा। पोटली खोली, पोटली खोलते ही जैसे उसने देखा उसमें होता ना ताम झाम उसका सारा, और अचानक ही क्या होता है वहां सारा सामान उलट पुलट होने लग जाता है, और सब कुछ कुछ इधर गिरता है, कुछ उधर गिरता है। वो देख के एकदम अनिरुद्ध परेशान, और लाइटें जलने बुझने लग जाती एकदम। और समय क्या होता है, ये शाम के जैसे 6-7 बज रहे ये टाइम होता है, और अनिरुद्ध परेशान एकदम कि ये क्या हो रहा है। और ना अचानक से वहां पे अजीबोगरीब सी आवाजें आने लग जाती है औरत की, उसी शकुंतला की, कि तुमने और तेरे परिवार ने मुझे यहाँ पर ही जलाकर मारा था, और तुम उसी परिवार का वंश हो, तुम, तेरा बच्चा भी उसी परिवार का वंश है, तुम सबको मैं खत्म कर डालूंगी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरी कोख तुमने जलाई है। और जोर जोर के यो आवाजें आती है उसको, चीख चीख कर ना, ऐसी अजीबोगरीब आवाजें, और लाइट गुल, और अनिरुद्ध जैसे ये सब उसको आवाजें सुनाई देती है, और थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ये सुनते ही अनिरुद्ध बेहोश। तो कुछ घंटों बाद जब उसकी पत्नी आती है, देखती है कहाँ है, देखती हो कमरा नंबर 6 में। अच्छा, वो इस बात को पहले देख के हैरान होती कि अंकल ने बोला था, विषम अंकल ने, कमरा नंबर 6 का ताला नहीं तोड़ना। तो देखती ताला तोड़ के अंदर घुसे हुए, अभी देख रहे उसमें अलमारी सब कुछ खोल दिया, अभी उनने कमरा 6 खोल दिया, अलमारी खोल दी, वो देखती है क्या क्या। अनिरुद्ध को होश में लाती है, क्या हुआ, क्या क्या हो गया तुम्हें, क्या है। वो उठता है, बोलता, बताता है कहानी की, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे। और बोल, मतलब वो पहले तो पश्चाताप करते हुए रोते हुए उसको बोलता, देख मेरी माँ बाप ने क्या, और बोलता है ये कारण ही सारा उसका है। अच्छा, पहले तो वो गुस्से में अपने माँ बाप को कोस रहा है, कई कुछ बोल रहा है, बोलती अब ये सब कुछ छोड़ो, अब आगे क्या करे। अनिरुद्ध गुस्से में कुछ नहीं करता, उसकी हिम्मत नहीं होती। पहले था प्लान उसका कि ये सब कुछ जला दूं, उसको सबको इकट्ठा करता, उसी पोटली में बांध बूंद के वो उस अलमारी में बंद कर देता, और बाहर आता और कमरे में ताला लगा देता है। और जैसे होता है ना कुछ खुला वुल्ला, वो ऐसे छोड़ देता, खिड़की दरवाजे सब कुछ वो रह जाता वैसे उसका, बाकी ताला लगा देता, बोलता बस चलो इसमें कमरे में नहीं कोई आएगा। अपने उस वाले कमरे में चले जाते दूसरे में। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे क्या करें, आपस में बातचीत करते हैं कि ये तो ऐसा ऐसा हो गया, ये तो हमारा जीना दूभर है, हम कैसे जिएंगे, कैसे उनको आगे हम यहाँ पे वो करेंगे। अच्छा, फिर वो क्या करता है, करती है, बोलती है हम ऐसा करेंगे, हो सके तो हम इसको छोड़ ही देंगे, बेच देंगे, किसी को करेंगे। बोलती चलो जो भी है देखते हैं उसका। वो बोलता है अनिरुद्ध। तो उस दिन वो जैसे तैसे रात काटते हैं। वह अगली रात खाना खुना खा के किचन से जैसे ही वो मीनाक्षी आती है बाहर, बर्तन बुर्तन मांज के किचन से बाहर को निकलती है, देखती है कमरा नंबर 6 की तरफ नजर पड़ती है उसको। रात का समय था। कमरा नंबर 6 में उसे क्या दिखता है, वही जला हुआ चेहरा, लंबे लंबे जले हुए बाल, और मांस लटका हुआ, और मुंह से खून की बूंदें टपक रही है, और एक बाहर आंख लटकी हुई है, डरावनी सी चुड़ैल, वही शकुंतला की आत्मा यूं हवा में लहरा रही है। और वहां से क्या आवाज आ रही है उसको, तुझे भी लेके जाऊंगी और तेरे बच्चे को भी लेके जाऊंगी। और वहां से शकुंतला को क्या बोलती है, मीनाक्षी क्या बकवास मार रही है, कौन सा बच्चा, हमने तेरे बच्चे को क्या किया। बोलती तेरा बच्चा मैं अपने बच्चे के रूप में लेके जाऊंगी, मेरे बच्चे को भी मेरी कोख याद जलाई है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ना वही वो सुनते ही वो चीख मारती जोर के, मीनाक्षी बोलती अनिरुद्ध, और वो एकदम वो बेहोश, और वो आता बाहर, बोलता क्या हुआ क्या हुआ, उसको छोड़, उठा के अंदर ले जाता, बोल, और वो आती होश में, बोलती ऐसा ऐसा हुआ अभी। फिर तो अनिरुद्ध परेशान हो जाता बुरी तरह। अगले दिन क्या बोलते अनिरुद्ध, जैसे ही गांव के लोगों से विचार विमर्श करता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं। गांव के लोग उसे क्या बोलते हैं, आप एक काम करो बेटा, आप यहीं इस कस्बे के बाहर एक जंगल में कुटिया में बाबा रहते हैं, त्रिलोकीनाथ बाबा। वो बड़े सिद्ध बाबा है, उनके पास जाओ, उनको अपनी समस्या बताओ। वो दौड़ के वहां जाता है, बोलता बाबा जी प्रणाम। बोलता है बाबा जी अब आप ही हो, आप ही हमारा उद्धार करो। तो त्रिलोकीनाथ बाबा उसे बिठाते हैं सामने। त्रिलोकीनाथ बाबा जो है अपनी ध्वनि जलाते हैं, और अपनी तंत्र विद्या से कुछ ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही कुछ देर ध्यान लगाने के बाद आंखें खोलते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा बात सुनो, ये जो तुम्हारे घर में ये आत्मा आई है, ये एक इतनी भटकती हुई बुरी आत्मा है जिसकी कोख तुम्हारे घर में जलाई गई। बोलता बाबा मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया, तुम्हारे किसी परिवार ने किया है, लेकिन उसकी कोख जली है, वो बख्शेगी नहीं। बोलता वो तुम सबको मतलब खत्म करके जाएगी। बोलता बाबा जी अब इसका क्या उद्धार है।
फिर बाबा जी और ध्यान लगाते थे, बोलते बेटा बात सुनो, ये जो ये आत्मा है, इसे शांत करने का एक ही तरीका है, या तो इसे मुक्ति दिलाओ या फिर अपने किसी करीबी की जान गंवाओ। बोलता बाबा जी क्या करें? बोलता जिस भी औरत के कदम इस घर पे पड़ेंगे ये उसे खा जाएगी और उसके बच्चे को भी। बोलता बाबा आप करो कुछ, आप ही हो जो भी हो। बोलता बेटा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तुम कुछ भूत उसे देते ही लेके जा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि समय क्या करना है। उस समय क्या है, अनिरुद्ध आता है बाबा जी से भूत लेके घर आता है, सारे परिवार को भूत लगाता है और सबको शांत करके कि भाई अब हम कुछ समाधान हो जाएगा। उस रात वो शांत सोते हैं, बिल्कुल पहली बार ऐसा होता है कि सुकून की नींद आई होती है उन्हें। उसके अगले दिन ही फिर क्या होता है जी, वो 9 साल का बेटा जो अर्जुन है, ठीक शाम का समय हो रहा होता है, खाने खोने का समय, वो अर्जुन वही बच्चे के साथ खेलने लग जाता है वहीं किनारे पे। वो फिर वो दोनों, फिर तो अनिरुद्ध भी वहीं था। बोलते बेटा क्या कर रहे हो, किससे तुम बात कर रहे हो? पापा पापा बोलते है मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। और जैसे उसको बोलते चलो इधर आओ, बोलते कुछ नहीं है यहाँ। थोड़ी देर बाद ना वही बच्चा दोबारा से उसके अंदर वही एकदम जैसे बदल जाता है एकदम, वो बच्चा उसके अंदर दोबारा से वही आत्मा से आ जाती, कुछ औरत की आवाज में बच्चा जोर जोर के बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ शकुंतला है और मेरी माँ मीनाक्षी को जान से मार देगी और मुझे भी अपने साथ लेके जाएगी, छोड़ो मुझे छोड़ो। और ना वो बच्चा एकदम आंखें लाल, अजीब सी शक्ल, और फिर से वो बबूत करते और उसको लगाते और उसके मुंह में गंगा जल छिड़कते इधर उधर, बोलते एक बार शांत, और बच्चा शांत हो जाता है। अच्छा, फिर वो बच्चे को वहां से उठाते और पर ले जाते और थोड़ी देर बाद देखते हैं दीवार पर लिखा हुआ मिलता उन्हें कि ये तुमने मेरी कोख जलाई है, अब मैं तुम्हारी कोख को भी खा जाऊंगी। बस ये पढ़ना था, मीनाक्षी जोर जोर के चीख के रोने लग जाती, बोलती अब तो, बोलती मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जल्दी से कुछ करो, यहाँ से निकलो। अरे वो बोलता बोलता एकदम रातों रात भी कहाँ भागे, रात तो काटते हैं, सुबह देखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा सो जाते हो रात को जैसे तैसे, मीनाक्षी रोती है, तीनों साथ सोते हैं एक दूसरे के साथ गले लगा के। अच्छा सुबह होती है, सुबह उठते ही जैसे अनिरुद्ध उठता है, देखता है मीनाक्षी अपने बेड पे नहीं है। मिला अनिरुद्ध जाता है सारे में पूरे मकान का जायजा करता है, मीनाक्षी कहीं मिल नहीं रही। आखिर में आके क्या होता है, वो बाथरूम में जाता है, देखता है बाथरूम में तो नहीं है, अंदर बाथरूम में जाता है, देखता तो मीनाक्षी वहां पे मरी पड़ी। लो जी हो गया कांड। देखता है तो क्या, मीनाक्षी के शरीर पे 2-3 जगह जलने के निशान, और मतलब आंखें, जीभ, पता किस तरह जैसे कि उसने आग खाई होगी, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि खत्म, जल के मर गई। पर बाहर नहीं जाता निशान, 1-2 जगह निशान, और इधर उधर ना कोई जलने के सबूत। और थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, तो वहां पे उसको ना हल्के हल्के पांव के निशान दिखते, एक औरत के जैसे, वो कोई 4-5 कदम उससे दिखते हैं, और हल्के हल्के से खून के जैसे, हल्के हल्के से लाल लाल छाप छप छोड़ी हुई पैरों की। उसको देख के वो रोने लगता है जोर जोर के, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव आता है, गांव वाले क्या करते हैं, पुलिस बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, क्या होना वही जो कार्यवाही उनकी, पोस्टमार्टम के लिए ले जाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, पोस्टमार्टम लिखा गया है कि अंदर से इसके पूरे, मतलब पूरी बॉडी, अंदर से पूरे ऑर्गन्स, मतलब जो होता है ना शरीर के अंग, सारे जल चुके हैं, और बाहर से सिर्फ 2-3 जगह जलने के निशान थे। और मतलब ऐसा बोला कि जैसे कि इसको किसी ने आग आग पी गई होगी, अंदर ही अंदर से जलने से मरी है। पोस्टमार्टम में ना कोई निशान, ना कोई जबरदस्ती के वो, उसमें पुलिस ने भी सीधा लिख दिया कि इस महिला की अप्राकृतिक मौत हुई है, और उस फाइल में वो लिख के इस केस को बंद कर देते हैं। अनिरुद्ध जी आते हैं, जो भी होता है अंतिम संस्कार करके निपट के वो त्रिलोकीनाथ बाबा को बुलाते हैं। त्रिलोकीनाथ बाबा से रिक्वेस्ट करता है अनिरुद्ध, बाबा जी कृपया हमारा इस मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दो। और बाबा जी जैसे अंतिम संस्कार निपटता है, बोलता बाबा जी एक गुजारिश है, मुझे अपनी और अपने बच्चे की जान बचानी है, एक ही मेरे पास निशानी है अपनी बीबी की, हमारे माँ बाप के कर्म हमें ले डूबे, बस एक बार एक काम करो कि आप कमरा नंबर 6 से अब अपनी विधि जो आपने बोला था वो शुरू करो, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा था उसे, लेकिन उस काम में देरी हो गई। चलो जी, वो क्या करते हैं बाबा जी, उसी रात उस कमरे में 6 नंबर कमरा में जाते हैं,
वो सारा सामान उससे इकट्ठा करवाते, जो शकुंतला नौकरानी का सामान था, जो वो चुड़ैल बन चुकी थी। बच्चे के खिलौने समेत जो भी सारा सामान था, सारा कुछ इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हैं, और एक हवन कुंड सा बना के पूरी धूनी जला के उसमें आग जला के उस सारा सामान को बोलते हैं, इससे सारे सामान को यहाँ पे फूंक डालो। वो फूकने लगते हैं ना जब उससे, तो उस टाइम जो होता है वो सारी वो आत्माएं आवाज आने लगती है, कभी कुछ कुछ नहीं कर सको, मतलब होता ना शक्ति को, वो आत्मा भटक उठ उठ के आ रही है, मतलब होता है जब वो आत्मा को उसको मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन वो प्रचंड हो के उसे खत्म नहीं करना करा जा रहा उनसे, वो आवाज़ें आ रही है, कभी सामान इधर से गिर रहा, कभी उधर से गिर रहा है, मतलब वो उसको बिगन डाल रही है वो जो कर रहे हैं। तो वो सारा सामान जो भी इकट्ठा करके उसमें डालते हैं, त्रिलोकीनाथ बाबा पूरी अपनी तंत्र साधना से उस सामान को भस्म करने को बोलते हैं, और बोलते हैं इस डायरी को भी फूंक दे, और वो डायरी भी उसी में फूंक देता है। और आग बुझने से पहले ही त्रिलोकीनाथ बाबा अनिरुद्ध को क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो, आज के बाद इस घर में अगर कोई आएगा, इस घर को अगर कोई भी दोबारा आकर जगाएगा, तो वो शकुंतला जो चुड़ैल है वो दोबारा से जागेगी, और दोबारा से यहाँ पे आकर लोगों का जीना दूभर कर देगी। तो इसलिए आज से परे इस मकान में कोई ना आए ना रहे। बोलता तुम भी एक काम करो, अपना ये सारा बच्चे को लेकर जाओ और कहीं और बस जाओ, यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता ठीक है बाबा जी। अच्छा, अनिरुद्ध क्या होता है, अनिरुद्ध पश्चाताप करते हुए जैसे तैसे वो अपना वहाँ सब कुछ छोड़ कर चले जाता, बच्चे को लेके, बीवी की जान गंवा चुका था। और अगर उस दिन वो मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ ना आया होता तो शायद मेरी पत्नी मीनाक्षी की जान ना गई होती। बस वो पूरी उम्र अपने माँ बाप को कोसता रहता है, वो वहाँ से चले जाता है। मगर अगर किसी ने इस मकान को फिर से कभी आकर जगाया, तो वो माँ फिर आएगी, वहाँ माँ फिर से जागेगी, और यहाँ पर सबका रहना दूभर कर देगी। अब आप बताइए इस कहानी पर आप कितना विश्वास करते हो। और अगर आपको कहीं किसी मकान में कोई कमरा बंद मिले और उस पर ताला लगा हो, तो ये मत पूछना कि यह कमरा बंद क्यों है, उसे बंद ही रहने दे। अभी भी उस छोटे से कस्बे में उस मकान के पास से कोई भी व्यक्ति जाने से बड़ा परहेज करता है, और उस मकान में अभी भी अजीबोगरीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जो वहाँ के लोग कहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।